वियना सर्कल कुछ सोचने समझने वाले लोगों का एक समूह था जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में विज्ञान के नए तरीकों को अपनाकर चीजों को समझने की कोशिश की। ये लोग यह मानते थे कि जो बातें हम देख या अनुभव नहीं सकते उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इन्होंने गणित और विज्ञान को एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश की। इनका मानना था कि कोई भी बात बिना तर्क या जांचे परखे सही नहीं मानी जा सकती। ये लोग मानते थे कि विज्ञान के नियमों को एक साफ सुथरे तरीके से लिखना चाहिए ताकि उसमें जो भी परिभाषाएं या बातें हैं वो सबको साफ दिख। वियना सर्कल के लोगों के विचार समय के साथ बदलते रहे, लेकिन उनकी वजह से विज्ञान की सोचने का तरीका बदला। इनका मकसद ये था कि विज्ञान पर सोचने और समझने का एक मजबूत आधार बने। हालांकि अब उनके पुराने तरीके पर काम नहीं होता, लेकिन उनके कुछ विचार आज भी काम आते हैं। वियना सर्कल के लोग खुद को सोच में बदलाव लाने वाले मानते थे। ये लोग ये बताना चाहते थे कि बिना किसी तर्क के कही गई बातें सिर्फ समय की बर्बादी हैं। इनका कहना था कि विज्ञान ही असली ज्ञान देता है और बिना तर्क के कोई भी बात मायने नहीं रखती। उस दौर के माहौल में जब दुनिया बदल रही थी, इनकी सोच लोगों को दो हिस्सों में बांटती थी। इनकी बातों पर काफी बहस होती थी और लोग अलग अलग राय रखते थे। धीरे धीरे वियना सर्कल पर कई तरह की रिसर्च हुई, जिससे कुछ पुराने झगड़ों को समझना आसान हो गया। आज भी बहुत से लोग इनकी सोच को पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे इनकी वजह से विज्ञान और फिलॉसफी को नया रूप मिला। वियना सर्कल के बारे में ठीक से समझने के लिए दो बातें साफ पता होनी चाहिए। पहली बात यह है कि ये समूह बहुत ज्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन इसके कुछ सबसे अहम विचारों में भी कई बार बड़े बदलाव आए। दूसरी बात यह है कि इसके सभी सदस्य हर बात पर एक जैसे नहीं थे। कई बार उनकी सोच आपस में इतनी अलग थी कि लगता ही नहीं था ये एक ही ग्रुप के। बाहर से देखने पर तो ये एक साथ दिखते थे, मगर अंदर अंदर सबकी अपनी अपनी सोच और रास्ते थे, और वक्त के साथ उनके आपसी रिश्ते भी बदलते रहते थे। इसलिए जब वियना सर्कल के विचारों की बात की जाती है तो कई बार विचार शब्द का बहुवचन इस्तेमाल होता है, क्योंकि एक ही सोच नहीं थी। हाल के समय में इस ग्रुप के बारे में जो नई रिसर्च हुई है, उसने ये दिखाया है कि वियना सर्कल के भीतर भी बहुत अलग अलग राय थी और सब एक जैसी सोच नहीं रखते थे। इससे ये साबित नहीं होता कि पहले की सारी बातें गलत थीं, लेकिन अब वियना सर्कल की सोच को समझने में गहराई आई है। ये बदलाव इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि अब हम जान पाते हैं कि ये लोग अपने समय की बाकी फिलॉसफी और नए सवालों से भी अच्छी तरह जुड़े हुए थे। वियना सर्कल की बहुत सी बातों पर सवाल उठाए जाते रहे, लेकिन अब मालूम होता है कि खुद इस ग्रुप के अंदर ही उन बातों का विरोध होता था। इनकी कुछ बातें अब पुरानी हो गई हैं, लेकिन कुछ विचार अब भी लोगों के बीच चर्चा का हिस्सा हैं। कौन सी बातें अब भी जिंदा हैं और कौन सी नहीं, इस पर आज भी बहस होती है। इस सब का जिक्र एक पुराने सदस्य C.G. हेम्पल ने भी किया था, जिनका कहना था कि अगर कोई कहता है कि वियना सर्कल की बातें अब काम की नहीं रही, तो ऐसा कहना सही नहीं। उनकी राय में इस ग्रुप के भीतर भी दो अलग अलग तरह की सोच थी। एक तरफ कार्नाप और श्लिक जैसे लोग थे, दूसरी तरफ ओटो न्यूराथ, जिनकी सोच औरों से काफी अलग। उनके मुताबिक ये जरूरी है कि इन दोनों तरह की सोच को अलग अलग समझा जाए। वियना सर्कल के लोग असल में विज्ञान में दिलचस्पी रखने वाले ऐसे लोग थे जो अक्सर हफ्ते में एक बार मिलते थे और विज्ञान की फिलॉसफी से जुड़े सवालों पर चर्चा करते थे। इनकी अगुवाई मोरिज श्लिक के नाम पर मानी जाती है। सभी जो वहां आते थे जरूरी नहीं कि हमेशा के सदस्य थे और हर कोई पूरे वक्त तक वहां नहीं रहा। ज्यादातर चर्चा उन्हीं लोगों पर की जाती है जो लंबे वक्त तक जुड़े रहे और अपनी किताबों से जाने गए। लेकिन इन लोगों की सोच और कामकाज उस वक्त के बाद भी चलते रहे। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग थे जो बाहर से आते थे,
जिनकी वजह से ये नेटवर्क और भी बड़ा हो गया था। यहाँ बात उन्हीं मुख्य सदस्यों की जा रही है जिन्होंने वियना सर्कल के दौर के बाद भी अपने विचारों से योगदान दिया। वियना सर्कल के अपने नियम के मुताबिक इसमें कुछ लोग सदस्य थे और कुछ लोग बस इसके काम से जुड़े हुए माने जाते थे। मोरिज श्लिक इसके सबसे अहम सदस्य थे, जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इनके अलावा गणित के हांस हान, विज्ञान के फिलिप फ्रैंक, समाजशास्त्री ओटो न्यूराथ और उनकी पत्नी ओल्गा, दार्शनिक विक्टर क्राफ्ट, गणितज्ञ थियोडोर राडाकोविच और गुस्ताव बर्गमैन और दर्शन और तर्कशास्त्र के रुडोल्फ कार्नाप इसमें शामिल थे। इसके बाद भी कई और लोग जुड़े, जैसे फ्रेडरिक वाइसमान, हर्बर्ट फाइगल, मार्सेल नटकिन, कार्ल मेगर, कुर्ट कोडेल, कर्ट राइडमेस्टर और एडगर जिल्सल। कुछ लोग शुरू में सदस्य थे, बाद में खुद को सिर्फ जुड़े हुए मानने लगे। कार्ल पॉपर कभी भी इस समूह के सदस्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसके कुछ सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया था। इसके अलावा कई और लोग भी थे जो कभी कभार बैठकों में आते थे या अलग अलग तरीके से जुड़े हुए थे, जैसे बेला वॉन जुहोस, जोसेफ शेच्टर, वॉल्टर होलिचर, हेनरिक नाइडर, रोज रेन, जोसेफ राउशर और कैथे स्टेनहॉर्ड। इसके अलावा फेलिक्स कॉफमैन और इगॉन ब्रुन्सविक जैसे विचारक भी कभी कभी जुड़े रहते थे। वियना सर्कल अपने दौर के बड़े ही सोचने समझने वाले लोगों के बीच तो चर्चा में था, लेकिन बाकी जर्मन भाषी दुनिया में इसे बहुत ज्यादा अपनाया नहीं गया। इसकी सोच बहुत अलग थी, इसलिए ये अपने आप में ही थोड़ा अलग थलग रहा। हालांकि बर्लिन में एक ऐसा ही समूह था जो विज्ञान और तर्क पर बात करता था और दोनों के बीच संपर्क भी था। दोनों ग्रुप के कुछ विचार मिलते जुलते थे। बर्लिन के ग्रुप में भी हांस रिचेनबाख, कुर्ट ग्रेलिंग, वॉल्टर डुबिस्लाव, कुर्ट लेविन, फ्रेडरिक क्राउस और रिचर्ड वॉन मिजेस जैसे लोग शामिल थे। वियना सर्कल के लोगों का पोलैंड के तर्क शास्त्रियों से भी संपर्क था और कभी कभी वहां के दार्शनिक वियना आते जाते रहते थे। शायद इसी वजह से वियना सर्कल के पास देश विदेश के नए नए युवा शोधकर्ता और छात्र भी आने लगे थे। इनमें जर्मनी, इटली, स्कैंडिनेविया, इंग्लैंड, अमेरिका, अर्जेंटीना और चीन जैसे देशों के लोग थे। कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने बाद में अपने अपने देशों में सोच और तर्क की दुनिया में नाम कमाया। इन सब लोगों के आने जाने और विचार विमर्श से वियना सर्कल का दायरा और भी बड़ा हो गया था। वियना सर्कल के सदस्य समाज और राजनीति में भी आगे थे, लेकिन इसकी वजह से उन्हें अपने शहर में कभी आसानी से जगह नहीं मिली। जैसे जैसे समय बीतता गया और माहौल और मुश्किल हुआ, तो इन लोगों को और भी दिक्कतें आईं। एक समय ऐसा भी आया जब बहुत से सदस्य अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में चले गए या मजबूरी में भागना पड़ा। मोरिज श्लिक की हत्या के बाद वियना सर्कल लगभग खत्म हो गया। सिर्फ कुछ ही लोग 2 साल तक और बैठक कर पाए। इसके बावजूद वियना सर्कल का असर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। जो लोग अलग अलग देशों में चले गए थे, उन्होंने वहां भी अपने विचार फैलाए और अमेरिका में तो इनकी सोच ने विज्ञान और फिलॉसफी की पढ़ाई पर अच्छा असर डाला। कुछ लोग इंग्लैंड या दूसरे देशों में भी गए, पर वहां उतना असर नहीं दिखा। कुल मिलाकर वियना सर्कल के बिखरने के बाद भी उनकी सोच और उनका काम आगे चलता रहा। शुरुआत में वियना सर्कल के लोग सिर्फ आपस में चर्चा करते थे, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने विचार सबके सामने रखने शुरू कर दी। मोरिज श्लिक, हांस हान और बाकी सदस्यों ने मिलकर एक संस्था बनाई जिसमें विज्ञान के बारे में आम लोगों को समझाने के लिए भाषण होते थे। इसके बाद वियना सर्कल ने अपने नाम से एक मैनिफेस्टो निकाला और पहली बार खुद को सबके सामने पेश किया। इसमें उन्होंने अपने विचार साफ साफ बताए और एक नई सोच की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पुराने समय की फिलॉसफी की बहसें अब किसी काम की नहीं है, क्योंकि वे सिर्फ दिखावे की बातें हैं। वियना सर्कल ने कई किताबें, पत्रिकाएं और सम्मेलन निकाले, जिससे उनका नाम देश विदेश में फैलने लगा।
इन्होंने एक पत्रिका का संपादन भी शुरू किया, जिसमें उनके विचार और चर्चाएं छपती थीं। कई सालों तक इनके काम में नए नए लोग जुड़ते रहे और कई बड़े सम्मेलन हुए। इन सम्मेलनों में दुनिया के अलग अलग देशों के लोग आते थे। बाद में इन लोगों ने एक इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया शुरू की, जिसमें विज्ञान की सोच को एक जगह इकट्ठा किया गया। धीरे धीरे यह ग्रुप बिखर गया, लेकिन उनकी छपी हुई किताबें और विचार आज भी लोगों के लिए मददगार हैं। वियना सर्कल के हर सदस्य ने अपने अपने ढंग से काफी कुछ लिखा और छपवाया। कुछ सदस्य ऐसे थे जिनके लिए फिलॉसफी उनके दूसरे वैज्ञानिक काम का एक हिस्सा भर थी, जैसे गणित, विज्ञान या समाज शास्त्र में उनके और भी कई काम थे। कुछ सदस्य ऐसे भी थे जो पूरी तरह से फिलॉसफी पर ही ध्यान देते थे, लेकिन उनकी लिखी बातें भी पुरानी परंपरागत फिलॉसफी जैसी नहीं थी। कुछ किताबें ऐसी भी थी जो वियना सर्कल से जुड़ी मानी जाती है, लेकिन असल में वो इनके जुड़ने से पहले की थी और उनमें अलग अलग तरह की सोच दिखती है। वियना सर्कल के समय में लिखी गई कई जरूरी किताबें भी पहले माने गए विचारों से अलग थीं और कई बार आपस में टकराती भी। असल में वियना सर्कल की सोच को एक ही ढांचे में रखना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें भी कई मतभेद थे। खुद श्लिक भी ग्रुप के मैनिफेस्टो से पूरी तरह सहमत नहीं थे और उन्होंने अपना अलग विचार भी रखा था। इसी तरह वाइसमान की किताब, जिसमें विटगेन्स्टाइन की सोच थी, कभी पूरी तरह से लिखकर सामने नहीं आई। दरअसल वियना सर्कल की सारी किताबें और चर्चाएं उसी समय के सदस्यों के बीच चल रही बहसों का हिस्सा। वियना सर्कल के लोगों की सोच अलग अलग थी, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी थीं जिन पर सबकी सहमति थी। इनका मानना था कि विज्ञान की जानकारी को नए तरीके से देखना चाहिए, जिसमें अनुभव पर आधारित बातें ही सही मानी जाए। इनका तरीका ये था कि जो चीजें तर्क और जांच से साबित नहीं हो सकती, उन्हें हटाया जाए। गणित और लॉजिक को ये लोग बस तरीका मानते थे, असली सच्चाई नहीं। इनके हिसाब से गणित और लॉजिक की बातें उस तरह के सच नहीं होती जैसे किसी चीज को देखकर जान लेना। वो सिर्फ चीजों को समझाने का तरीका है। असली सच तो वही है जिसे अनुभव से या टेस्ट करके जाना जा सके। इनका कहना था कि लॉजिक और गणित को हम सिर्फ नियमों से और प्रूफ के जरिए समझ सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कल्पना या एहसास की जरूरत नहीं होती। इसी वजह से वियना सर्कल मानता था कि विज्ञान के ऐसे सभी कथन जो जांचे नहीं जा सकते, वे सिर्फ दिखावटी हैं। उनका असल ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी बात अगर टेस्ट नहीं हो सकती तो उसे फालतू मान लेना चाहिए। इनके हिसाब से दो ही तरह की बातें मायने रखती हैं, या तो वो जो नियम और तर्क पर चलती हैं, या वो जो अनुभव से जुड़ी है। इसके अलावा कोई तीसरी कैटेगरी नहीं है। ऐसे में पुराने समय की फिलॉसफी की बातें, जैसे बिना जांचे सिद्धांत या नियम, ये सब वियना सर्कल के लोगों ने नकार दी थी। इनके हिसाब से न तो मेटाफिजिक्स में कही गई बातें सही हैं और न ही बिना वजह के दिए गए नैतिक नियम, क्योंकि इन्हें किसी भी तर्क या अनुभव से साबित नहीं किया जा सकता। वियना सर्कल के सभी सदस्य ये मानते थे कि विज्ञान और इंसान की पढ़ाई में जो फर्क बताया जाता है वह जरूरी नहीं है। उनके हिसाब से चीजों के विषय तो अलग हो सकते हैं, लेकिन उन्हें समझने का तरीका और उनकी असली मंजिल एक जैसी ही होनी चाहिए। ये लोग मानते थे कि सभी विज्ञान एक ही रास्ते से समझे जा सकते हैं, जिसे वे एकीकृत विज्ञान कहते थे। लेकिन असल में ये विज्ञान कैसे एक साथ मिल सकते हैं, इस पर चर्चाएं होती रहती थीं। वियना सर्कल के लोग यह भी मानते थे कि फिलॉसफी की पुरानी परंपरा, जिसमें सब कुछ एक सिस्टम की तरह समझाया जाता था, अब खत्म हो जानी चाहिए। इनके हिसाब से फिलॉसफी का असली काम अब भाषा की जांच करना है, न कि अपने आप में कोई अलग विषय बनाना। इन लोगों ने माना कि फिलॉसफी अब सिर्फ दूसरी चीजों को समझाने का एक तरीका है, कोई अलग ज्ञान का रास्ता नहीं है। फिर भी यह सब लोग इस बात पर एकमत नहीं थे
कि फिलॉसफी में क्या बचा रहना चाहिए और क्या नहीं। सर्कल के सदस्य इस बात पर तो सहमत थे कि दुनिया को समझने के तरीके हमारे बनाए हुए नियमों और समझौतों पर टिके होते हैं। इनका मानना था कि सिर्फ सोचकर या तर्क से मिली जानकारी को हमेशा सच नहीं माना जा सकता। इंसान ने जो भी तर्क या भाषा के फ्रेमवर्क बनाए हैं, वे भी इंसान की अपनी सोच और फैसले से बने हैं, न कि बस पुराने रिवाज मानने से। हालांकि हर सदस्य की अपनी अलग सोच थी कि इन नियमों को कितना मानना है और कैसे अपनाना है। इसी वजह से वियना सर्कल के अंदर भी बहुत तरह की बहसें और मतभेद थे। इन मतभेदों की वजह से ही वियना सर्कल की सोच में गहराई थी। कुछ लोग मानते थे कि फिलॉसफी को पूरी तरह अलग रखना चाहिए और उसे भाषा की जांच तक ही सीमित रखना चाहिए। कुछ का मानना था कि फिलॉसफी को बस विज्ञान की तर्क व्यवस्था की तरह देखना चाहिए। वहीं कुछ लोग यह भी मानते थे कि अब फिलॉसफी और विज्ञान में कोई बड़ा फर्क नहीं रहना चाहिए और जो भी बचता है वो भी विज्ञान का ही हिस्सा है। इस तरह वियना सर्कल के अलग अलग सदस्य फिलॉसफी के मायने को लेकर अपनी अपनी सोच रखते थे। वियना सर्कल की सोच और उनके विचारों पर कई तरह की आलोचनाएं हुई। कई बार तो लोगों ने इनकी असल बातें ध्यान से पढ़ी ही नहीं और सिर्फ ऊपर ऊपर से ही उनकी निंदा कर दी। कुछ लोग ये भी कहते थे कि पुराने दार्शनिक भी विज्ञान और ज्ञान के बदलाव को मानते थे, लेकिन वियना सर्कल की खासियत थी कि उन्होंने हर वह बात बेकार मान ली जो तर्क या जांच से साबित नहीं हो सकती। कई बड़े विचारकों ने भी इनके तरीके को अपनाया तो कई ने सवाल उठाए। सबसे ज्यादा आलोचना इस बात की हुई कि वियना सर्कल के लोग कहते थे कि कोई बात अगर जांची नहीं जा सकती तो वह बेकार है। उनके हिसाब से जो बातें विज्ञान से साबित नहीं होती वे किसी काम की नहीं है। इस सोच को बहुत लोगों ने गलत माना। लोगों ने ये भी कहा कि वियना सर्कल के लोग हर चीज को विज्ञान और तर्क की नजर से ही देखते हैं और बाकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसी वजह से कुछ ने उन्हें बहुत रूखा और सूखा भी कहा, जैसे इनमें इंसानियत या इतिहास की बातें कम हैं। इनकी सोच बहुत अलग थी, इसलिए समाज में और राजनीति में भी उनका काफी असर रहा। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी बात सिर्फ इसलिए सही नहीं मानी जा सकती क्योंकि वो पुरानी है या सबको पसंद है, जब तक उसमें तर्क और सच न हो। इस वजह से उस समय के माहौल में जहाँ कई तरह की गलत सोच और भेदभाव फैल रहे थे, वियना सर्कल के लोग तर्क और सच्चाई की बात करने लगे। कुछ सदस्यों ने उस समय की सामाजिक और राजनीतिक गलत सोच का खुलकर विरोध भी किया। इन सब की वजह से वियना सर्कल के विचार विवादों में आ गए, लेकिन साथ ही ये बातें बहुत लोगों के लिए सोच का नया रास्ता भी बनी। कुल मिलाकर वियना सर्कल के विचारों में बहुत दम था, लेकिन इन्हें लेकर हमेशा बहस चलती रही कि कौन सी बातें आज भी सही और कौन सी अब काम की नहीं रही। इसी वजह से इनके बारे में हमेशा चर्चा और आलोचना होती रही है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ सिर्फ वियना सर्कल के मुख्य सदस्यों के विचारों पर ही बात हो सकती है, जबकि इनके जैसे सवाल पूरे लॉजिकल एम्पिरिसिज्म में मिलते हैं। मुख्य ध्यान श्लिक, कार्नप और न्यूराथ जैसे सदस्यों पर रहेगा। वियना सर्कल की फिलॉसफी वही नहीं है जो बाद में लॉजिकल एम्पिरिसिज्म के नाम से जानी गई, लेकिन उसके बिना ये बात की सोच भी नहीं बन पाती। ऊपर दी गई छोटी सी जानकारी को और अच्छे से समझने के लिए अब कुछ अहम मुद्दों पर बात की जाएगी। पहले, वियना सर्कल ने अपने समय में अनुभव और तर्क के मायनों को किस तरह देखा। दूसरा, इन्हें लेकर जो सोच थी उसमें एनालिटिक और सिंथेटिक के फर्क का क्या रोल रहा। तीसरा, वियना सर्कल के लोग फिलॉसफी को किस हद तक विज्ञान जैसा बनाना चाहते थे। चौथा, उन्होंने विज्ञान के शब्दों और सिद्धांतों को लेकर क्या राय बनाई। पांचवा, कार्नप के बाद के विचार और बदलाव। छठा, उन्होंने मेटाफिजिक्स को लेकर जो मापदंड बनाए उनका क्या मतलब था। और सातवां, वियना सर्कल के लोगों ने खुद को और अपनी फिलॉसफी को इतिहास में कहाँ रखा।
इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने से साफ होता है कि वियना सर्कल ने 20वीं सदी की फिलॉसफी को काफी बदल दिया। हालांकि अब सवाल ये उठता है कि इनकी असली बातें आज कितनी टिकाऊ हैं या कौन सी बातें अब भी फिलॉसफी में इस्तेमाल होती हैं। इन मुद्दों में कुछ और बातें भी थीं, जैसे विज्ञान के नियम कैसे एकजुट किए जाएं, विज्ञान की बुनियाद कौन से तर्क हैं और अलग अलग विज्ञानों का ढांचा क्या है। नैतिकता और मूल्यों की बातें भी इनमें आती थीं, लेकिन यहाँ इन सब पर गहराई से चर्चा नहीं की जाएगी। वियना सर्कल ने मेटाफिजिक्स यानी बिना तर्क और जांच के कही गई बातों को पूरी तरह नकार दिया। इन्होंने कहा कि अगर कोई बात अनुभव या तर्क से साबित नहीं हो सकती तो वो विज्ञान में मायने नहीं रखती। ये सोच सबसे ज्यादा विवादित रही। खुद वियना सर्कल के ही कुछ सदस्य और उनके करीबी विचारक इस पर सवाल उठाते रहे। लोगों ने पूछा कि क्या हर वो बात जो विज्ञान से साबित नहीं हो सकती वाकई बेकार है। जब इसका जवाब मांगा गया तो इस सोच की असली कमजोरी यही थी कि तर्क की नजर में भी इसे पूरी तरह साबित करना आसान नहीं था। इसी वजह से वियना सर्कल की सोच पर हमेशा चर्चा और बहस बनी रही। काफी पहले से वियना सर्कल के लोग यह मानते थे कि अगर कोई बात न तो साबित हो सकती है न ही गलत साबित हो सकती है तो वो विज्ञान का हिस्सा नहीं है। उनके लिए विज्ञान वही है जिसमें किसी बात को सही या गलत ठहराया जा सके। इसी सोच के साथ श्लिक ने कहा था कि मेटाफिजिक्स में कई बातें ऐसी होती है जो सिर्फ महसूस होती है लेकिन तर्क से साबित नहीं होती। कार्नाप ने भी कहा कि कोई भी बात तभी मायने रखती है जब उसे अनुभव या तर्क के जरिए साबित किया जा सके या कम से कम सोच में वो संभव लगे, यानी जिसका कोई असली आधार हो। इस वजह से वियना सर्कल ने ऐसी हर बात को बेकार मान लिया जिसमें सच का कोई सबूत न हो या जिसे कभी जांचा ही न जा सके। फिर वाइसमान ने विटगेनस्टाइन के साथ बैठकों में कहा कि किसी भी बात का मतलब तब तक नहीं है जब तक उसे जांचने का तरीका न हो। लेकिन यहाँ भी फर्क था। कार्नाप ने कहा कि बस यह सोचना ही काफी है कि किसी बात को कभी जांचा जा सकता है, असल में जांचना जरूरी नहीं। वहीं विटगेनस्टाइन ने जोर दिया कि बात का सच साबित होना चाहिए। जब बाद में सबने समझा कि इस सोच से कई वैज्ञानिक बातें भी बेकार मानी जाएंगी, तब नियमों में थोड़ी नरमी लाई गई। इसी वजह से वियना सर्कल में भी दो ग्रुप बन गए, एक जो पुराने सख्त नियम चाहता था, दूसरा जो थोड़ी छूट देना चाहता था। इसके अलावा और भी कई सवाल उठे, जैसे क्या हर बात को सच या झूठ साबित करना मुमकिन है या क्या किसी भी भाषा में ये नियम लागू हो सकते हैं। कुछ लोग मानते थे कि सिर्फ सोच में संभव होना काफी है, कुछ मानते थे कि असली दुनिया में साबित होना जरूरी है। कुछ का कहना था कि ये नियम सिर्फ उन्हीं भाषाओं में लागू हो जो खास तौर से बनाए गए हैं। कुछ कहते थे कि आम बोलचाल की भाषा में भी लागू होने चाहिए। धीरे धीरे इन सब बातों से साफ हो गया कि वियना सर्कल के अंदर भी बहुत से मतभेद थे और सबका अपना तरीका था सोचने का। इन सब बातों पर खुलकर चर्चा पेरिस के सम्मेलन में हुई थी। कार्नाप ने अपने नियम को और भी साफ करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि वही बातें मायने रखती हैं जो सही तरीके से बनी हो और जिनके शब्द सीधे सीधे विज्ञान की जांची परखी बातों से जुड़े हो। इससे कुछ बातें तो पूरी तरह साबित हो सकती थी, लेकिन कार्नाप का नियम यह भी मानता था कि कुछ ऐसी बातें भी सही मानी जाएंगी जो आम भाषा के नियमों और वैज्ञानिक शब्दों के हिसाब से सही। पेरिस की एक बड़ी मीटिंग में कार्नाप ने साफ साफ कह दिया कि अब बातों की सच्चाई की जांच का मतलब ये नहीं कि उन्हें पूरा साबित किया जाए, बल्कि सिर्फ इतना जरूरी है कि किसी बात को आंशिक तौर पर टेस्ट किया जा सके। इसमें ऐसी बातें भी आ जाती है जो पूरी तरह से साबित नहीं होती, लेकिन उनका कुछ हिस्सा तो अनुभव या टेस्ट से जुड़ा है। कार्नाप के इस नए नियम से यह हुआ कि विज्ञान में अब और भी तरह की बातें शामिल की जा सकी, लेकिन इसके साथ ही दिक्कतें भी आईं। जब किसी बात को पूरी तरह से जांचा या साबित नहीं किया जा सकता था, तो उसे लेकर नियम भी कमजोर पड़ जाता था। इससे यह मुश्किल आई कि कैसे यह तय किया जाए कि कौन सी बातें विज्ञान की हैं
और कौन सी सिर्फ सोच या कल्पना की बातें हैं। धीरे धीरे खुद कार्नाप को भी लगने लगा कि हर बात को सीधे सीधे अनुभव से जोड़ना मुमकिन नहीं है। इससे यह सवाल खड़ा हो गया कि जब इतनी छूट मिल गई तो मेटाफिजिक्स यानी बिना तर्क या सबूत वाली बातों को कैसे अलग किया जाए। समस्या यह भी थी कि सिर्फ जांच की गुंजाइश को सही मान लेने से कई ऐसी बातें भी बच जाती थी जो असल में मेटाफिजिक्स की थी। कुछ लोगों ने कहा कि अगर हम यह नियम बहुत हल्का कर देंगे तो विज्ञान और मेटाफिजिक्स के बीच का फर्क ही खत्म हो जाएगा। आखिर में बात यहाँ तक आ गई कि अब किसी एक लाइन या नियम से यह तय करना आसान नहीं था कि क्या सही है और क्या नहीं। कई लोगों ने माना कि अब जांच की असली इकाई पूरी की पूरी थ्योरी बन गई है, न कि एक एक बात या शब्द। अब विज्ञान में कितनी सच्चाई है यह भी अलग अलग चीजों पर अलग अलग तरह से तय किया जाने लगा। कई लोगों के लिए तो यह वियना सर्कल की उस सख्त सोच का भी अंत था जिसमें मेटाफिजिक्स को पूरी तरह हटाने की कोशिश थी। कुछ लोगों ने यह भी माना कि अब यह नियम सिर्फ एक जरूरत की शर्त रह गया है, असली फैसला नहीं। बाद में कुछ और लोगों ने भी इस नियम को सही या गलत साबित करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर काम वियना सर्कल के बाहर हुआ। कार्नप ने एक नया तरीका सुझाया जिसमें उन्होंने कुछ खास तकनीकी नियम बनाए जो सिर्फ खास तरह की तर्क वाली भाषाओं के लिए ही काम करते थे। मगर ये तरीके भी ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आए। समय के साथ साथ लोगों का ध्यान इस बात से हट गया कि कोई एक सख्त नियम बनाकर हर बात की सच्चाई या मतलब तय किया जा सकता है। अब ज्यादातर दार्शनिकों ने मान लिया कि अनुभव और तर्क के बीच का फर्क इतना साफ नहीं है कि उसे एक नियम से बांध लिया जाए। इसी वजह से धीरे धीरे यह सोच कमजोर पड़ गई कि सिर्फ जांची जा सकने वाली बातें ही मायने रखती हैं। असल में जो कोशिश की गई थी, यानी किसी एक फॉर्मूला या नियम से तय करना कि कौन सी बातें सच हैं और कौन सी नहीं, वह पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। दिक्कत ये थी कि ये नियम अगर सख्त बना देते तो विज्ञान की कई बातें भी बाहर हो जाती, और अगर बहुत ढीला बना देते तो मेटाफिजिक्स की बातें भी अंदर आ जाती। कार्नप के तर्कों को लेकर भी लोगों को लगने लगा कि वो जरूरत से ज्यादा टेढ़े और मुश्किल है और उनमें असल जिंदगी के अनुभवों का रंग कम है। कुछ लोगों ने तो मान लिया कि अब एक सख्त नियम ढूंढना नामुमकिन है और हर बात को सिर्फ तर्क या भाषा के नियम से नहीं समझा जा सकता। वियना सर्कल के अंदर भी सभी लोग इस नियम से पूरी तरह सहमत नहीं थे। श्लिक जैसे लोग तो इस सोच से अलग ही हो गए थे। उन्होंने यहाँ तक मान लिया था कि अगर किसी बात को तर्क या जांच से साबित नहीं किया जा सकता तो भी वह अपनी जगह मायने रख सकती है। यानी जैसे जैसे बहसें बढ़ती गईं, वियना सर्कल के अंदर भी सोच में बदलाव आ गया और सब ने अपने अपने तरीके से चीजों को देखना शुरू कर दिया। न्यूराथ और फ्रैंक का ध्यान हमेशा असली अनुभव की अहमियत पर रहा। ये दोनों कभी सख्त नियम बनाने की कोशिश में नहीं पड़े, बल्कि हमेशा उदाहरणों और असली हालात के हिसाब से बात समझाते थे। इनका मानना था कि कोई भी बात अगर जीवन में कोई फर्क नहीं डालती, अगर उसे सच या झूठ मानने से हमारी जानकारी में कोई बदलाव नहीं आता, तो वो बात अपने आप बेकार हो जाती। ये लोग मानते थे कि हर चीज को बस जांच के नियम से बांधना जरूरी नहीं, बल्कि असली अनुभव और उसका असर देखना भी जरूरी है। इनके हिसाब से बिना सबूत के या दुनिया से जुड़े बिना कही गई बातें बस अलग थलग रह जाती हैं और उनका कोई मतलब नहीं निकल। कार्नप के उलट न्यूराथ ने हमेशा मान लिया था कि हर चीज को 100% साबित करना नामुमकिन है और इंसान हमेशा गलती कर सकता है। फ्रैंक ने भी बार बार यही सलाह दी थी कि तर्क और अनुभव को जीवन के असली हालात से जोड़कर देखना चाहिए। इसी वजह से उनका मानना था कि सिर्फ तर्क के आधार पर मेटाफिजिक्स को बेकार मानना बहुत कारगर तरीका नहीं, जब तक हम ये नहीं देखें कि असल जिंदगी में मेटाफिजिक्स का क्या काम है। कुछ दार्शनिकों ने तर्क के बजाय अंदाज और कारणों पर जोर दिया, जिससे विज्ञान में नए सवाल उठने लगे। इनका कहना था कि सिर्फ तर्क से हर बात को समझा नहीं जा सकता, कभी कभी हमें जीवन के अनुभव, उदाहरण और कारणों को भी देखना पड़ता है।
हालांकि ऐसे नजरिए में भी कई दिक्कतें थी, क्योंकि अगर हर चीज को महसूस या तौलना पड़े तो फिर तर्क की सटीकता खो जाती। कुछ लोगों ने तो वियना सर्कल की पूरी सोच को ही बदलने की बात कही और ये मान लिया कि अब मेटाफिजिक्स पर तर्क से बहस करना बेकार है। उन्होंने कहा कि फिलॉसफी को जीवन के अनुभवों के साथ जोड़कर और ज्यादा खुले ढंग से सोचना चाहिए। कुल मिलाकर वियना सर्कल के अलग अलग लोगों और बाद के दार्शनिकों ने अपने अपने तरीके से इन सवालों के जवाब तलाशे और वक्त के साथ सोचने का तरीका बदलता गया। वियना सर्कल के सभी सदस्य मानते थे कि हर सही बात या तो एनालिटिक होती है या सिंथेटिक। एनालिटिक मतलब वो बातें जो सिर्फ भाषा या तर्क के नियम से सही होती हैं, और सिंथेटिक मतलब वो बातें जो असली दुनिया में देखी समझी जा सकती हैं। ये सोच उन्होंने पुराने दार्शनिकों की सोच के खिलाफ रखी थी, खासकर उस सोच के खिलाफ जिसमें कहा गया था कि बिना तर्क या अनुभव के भी कुछ बातें हमेशा सच होती हैं। इन लोगों ने यह भी माना कि गणित और लॉजिक की बातें भी इसी दायरे में आती हैं। इस सोच पर बाद में कई लोगों ने सवाल उठाए। एक बड़े आलोचक क्वाइन ने कहा कि असल में हर ज्ञान बदला जा सकता है, कोई बात हमेशा के लिए पक्की नहीं होती। उनका कहना था कि एनालिटिक और सिंथेटिक में फर्क करना इतना आसान नहीं और इसे साफ साफ समझाना भी मुश्किल है। उनके हिसाब से भाषा और सोच में ये फर्क बस हमारी आदत का हिस्सा है, कोई सख्त लाइन नहीं है। टार्स्की ने भी कुछ ऐसे ही सवाल उठाए थे, जिनका मतलब था कि लॉजिक और आम शब्दों में फर्क करना आसान नहीं है। वियना सर्कल की तरफ से कार्नाप ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया कि फिलॉसफी को कैसे नए तरीके से समझा जाए। उनका मानना था कि किसी भी बात को सच या जरूरी मानना बस उस नियम या ढांचे पर टिका होता है जिसे हम मान लेते हैं, यानी हर बात उतनी ही जरूरी है जितनी उस भाषा या सिस्टम में उसे जरूरी मान लिया गया हो। श्लिक ने भी ये माना था कि कोई भी बात अलग अलग तरीकों से समझी जा सकती है, यानी सच का कोई एक तरीका नहीं है। लेकिन श्लिक मानते थे कि हर बात को किसी भी फ्रेमवर्क में कहा जा सकता है, जबकि कार्नाप मानते थे कि नया ढांचा आते ही कुछ पुरानी बातें अपने आप खत्म हो जाती। इस तरह वियना सर्कल के अंदर भी सबकी सोच एक जैसी नहीं थी और बाद में उठे सवालों ने इनकी बातों को और भी बहस का विषय बना दिया। कार्नाप ने यह मान लिया था कि एक ही सही तर्क या लॉजिक की जगह कई तरह की लॉजिक और भाषाएं हो सकती हैं। हर भाषा या लॉजिक अपने नियमों से बनती है और उसमें क्या सही है ये उन्हीं नियमों से तय होता है। कार्नाप ने ये भी मान लिया कि हो सकता है कि दो अलग अलग भाषाओं या सोचने के सिस्टम में कुछ बातें आपस में बिल्कुल मेल न खाएं, यानी हर ढांचे के अपने अपने सच हो सकते हैं और जरूरी नहीं कि एक ढांचे का सच दूसरे में भी सच हो। इस तरह कार्नाप के हिसाब से कोई भी बात पूरी तरह से हमेशा के लिए सच नहीं होती, वो सिर्फ उसी ढांचे में सच होती है जिसमें वो बनाई गई है। कुछ लोगों ने इस सोच पर ये सवाल उठाया कि एनालिटिक यानी पूरी तरह सही मानी जाने वाली बात को भी कैसे साफ साफ परिभाषित किया जाए। कार्नाप ने इसका जवाब दिया कि असली बात तो यही है कि हर भाषा या लॉजिक के अपने अपने नियम होते हैं और उन्हीं नियमों के हिसाब से एनालिटिक बातों की पहचान होती। उन्होंने कहा कि हमें अपने मन की परछाई या अस्पष्ट समझ पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जो नियम या परिभाषाएं हैं बस उसी के हिसाब से तय करें कि क्या एनालिटिक है और क्या नहीं। उनके हिसाब से एनालिटिक वही बातें होती है जो उस ढांचे के नियमों से अपने आप सही साबित हो जाती हैं। फिर भी दिक्कत ये थी कि हर ढांचे में जरूरी नहीं कि सिर्फ तर्क या लॉजिक के ही नियम हो। कभी कभी कुछ बातें ऐसे ही मान ली जाती हैं जैसे कोई भौतिक नियम या भाषा का रिवाज। ऐसे में यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी बातें असल में एनालिटिक है और कौन सी बस ढांचे के बाहर से आई हुई मान्यता। आलोचक मानते थे कि कार्नाप की परिभाषा भी आखिरकार भाषा या अर्थ की अपनी ही समझ पर टिक जाती है, यानी हर नई बात को बस एक लिस्ट में डाल देने से वह एनालिटिक नहीं हो जाती। कुल मिलाकर कार्नाप की सोच में यह माना गया कि सच या सही क्या है, यह हमेशा उस भाषा
या सिस्टम के हिसाब से ही तय होता है और कोई भी बात सबके लिए हमेशा के लिए सही नहीं होती। इस सोच पर भी कई सवाल उठते रहे, लेकिन इससे ये जरूर साबित होता है कि फिलॉसफी में एक ही जवाब हमेशा के लिए तय कर पाना आसान नहीं है। कार्नाप ने अपनी सोच में यह भी बदलाव किया कि अब हर बात को पूरी तरह बाहर से देखना जरूरी नहीं, बल्कि भाषा और सोच के अपने नियम भी मायने रखते हैं। उन्होंने माना कि एक ही बात को समझने के लिए कई तरह की भाषाएं या तर्क हो सकते हैं और हर भाषा के अपने नियम होते हैं। ऐसे में जरूरी नहीं कि हर नियम को किसी एक सख्त तरीके से ही परखा जाए। कार्नाप ने मान लिया कि हर भाषा के अपने अपने नियम और ढांचे होते हैं, इसलिए किसी बात का सही होना भी उसी पर टिका रहता है। गणित और लॉजिक की बातों पर भी काफी चर्चा हुई। गोडेल के थ्योरम के आने के बाद सवाल उठा कि क्या गणित की हर बात तर्क से ही साबित की जा सकती है। कार्नाप ने इसका जवाब यह दिया कि गणित को साबित करने के लिए हमें बार बार नए और बड़े ढांचे बनाने पड़ते हैं, यानी हर बार एक नई और बड़ी भाषा की जरूरत पड़ती। इससे उनकी सोच में यह बात जुड़ गई कि सच और तर्क हमेशा एक ही जगह नहीं टिकते, वो ढांचे के हिसाब से बदल सकते हैं। कई दार्शनिकों ने सवाल उठाया कि क्या लॉजिक और आम बातों के बीच कोई सख्त लाइन खींची जा सकती है। टार्स्की ने भी कहा कि यह फर्क हमेशा साफ नहीं होता, लेकिन कार्नाप ने अपनी भाषा के नियमों में ही सच्चाई और तर्क को समझने की कोशिश की और हर चीज को एक ही नजर से देखने की जिद छोड़ दी। कुल मिलाकर इन सब चर्चाओं से यह साफ हुआ कि सच और सही क्या है, यह हमेशा भाषा, तर्क और सोच के अपने नियमों पर ही टिका रहता है। हर सवाल का कोई एक सख्त जवाब नहीं, बल्कि उसे उस भाषा और उसके ढांचे के हिसाब से देखना पड़ता है। क्वाइन की आलोचना में कई अलग अलग बातें थीं। उनकी सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि कार्नाप जैसे दार्शनिक जब एनालिटिक और सिंथेटिक बातों में फर्क करते हैं, तो असल में वो फर्क भी भाषा या नियमों की एक लिस्ट बनाने पर ही टिका होता है, यानी यह तय करना थोड़ा मनमाना है। कार्नाप का कहना था कि हर भाषा या ढांचे के अपने अपने नियम होते हैं और उसी के हिसाब से एनालिटिक बातें तय होती हैं। क्वाइन ने पूछा, क्या ये फर्क बस हमारी मर्जी पर है या इसमें कोई असली बुनियाद है? कार्नाप ने अपने तरीके को व्यवहारिक और रचनात्मक तरीका बताया। उनके लिए एनालिटिक और सिंथेटिक का फर्क असली भाषा की हर बात में नहीं, बल्कि तर्क और विज्ञान के लिए बनाए गए खास नियमों और भाषाओं में मदद करता है। कार्नाप मानते थे कि यह फर्क भाषा के काम करने के तरीके को बेहतर समझने और थ्योरी बनाने के लिए है। कार्नाप की सोच यह थी कि फिलॉसफी का असली काम है संभावनाओं की खोज, यानी अलग अलग सिस्टम, नियम और भाषाओं के अंदर सोचने के नए तरीके तलाशना। उनके लिए एनालिटिक सिंथेटिक का फर्क सिर्फ एक टूल था जिससे विज्ञान या तर्क के सिस्टम को साफ साफ समझा और बताया जा सके। कार्नाप ने कभी यह नहीं कहा कि यह फर्क हमेशा हर जगह बिल्कुल साफ और एक जैसा रहेगा। फिर भी कार्नाप के सामने एक मुश्किल यह रह गई कि विज्ञान की उन भाषाओं में जिनमें सीधे अनुभव की बातें नहीं होती, वहां एनालिटिक और सिंथेटिक का फर्क कैसे किया जाए। यह सवाल अब भी बचा हुआ है कि क्या उनके बनाए गए नियम हर जगह और हर हाल में काम करते हैं या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि कार्नाप की सोच ने फिलॉसफी को नए नजरिए से देखने की राह दिखा दी और बता दिया कि हर सवाल का एक ही जवाब जरूरी नहीं। यहाँ एक और जरूरी आलोचना का जिक्र है जिसमें यह कहा गया कि कार्नाप ने लॉजिक को सही मायने में परिभाषित नहीं किया, यानी कार्नाप का तरीका तर्कशास्त्र या लॉजिक की असली परिभाषा नहीं दे सका, बल्कि यह बस एक ढांचे तक ही सीमित रह गया। फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि कार्नाप के विचारों को आगे बढ़ाकर नई तरह की सोच बनाई जा सकती है, जैसे कि कैटेगरी थ्योरी में देखा गया। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि कार्नाप ने खुद ही मान लिया था कि लॉजिक के शब्दों की पूरी और एकदम सटीक परिभाषा देना शायद नामुमकिन है। यह भी सही है
जबकि वियना सर्कल के कुछ सदस्य जैसे श्लिक की एनालिटिक की समझ क्वाइन की आलोचना का ज्यादा शिकार होती है। कार्नप का तरीका पारंपरिक दार्शनिकों की बड़ी बड़ी दिक्कतों के लिए कारगर नहीं था और कार्नप खुद इसे अपनी खूबी मानते थे। साथ ही कार्नप की जो सोच है वो असल में प्रैक्टिकल फायदे के लिए ही सही मानी जाती है, पर उसका असली मतलब और फैसले लेने का तरीका क्या है, ये अब भी खुला सवाल है। जब हम किसी खास लॉजिक या भाषा को चुनते हैं तो ये सिर्फ सही या गलत की बात नहीं होती, बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि हमें क्या आसान और बेहतर लगता है। अब बात करते हैं दो मुख्य आलोचनाओं की। पहली मीनिंग रिडक्शनिज्म, यानी हर बात को केवल अनुभव या बाहरी दुनिया की बातों में बदल देना। इसमें दो तरह की सोच है। एक तो फिनोमेनलिज्म, जिसमें माना जाता है कि कोई भी बात जब तक हमारे अनुभव या इंद्रियों से जुड़ी ना हो तब तक उसका कोई मतलब नहीं। और दूसरी है फिजिकलिज्म, जिसमें सब कुछ सिर्फ भौतिक चीजों और उनकी स्थितियों तक सीमित कर दिया जाता है। शुरू में कार्नप ने अपने अवबाव में फिनोमेनलिज्म की तरफ झुकाव दिखाया था, लेकिन जल्दी ही वे और कुछ और सदस्य फिजिकलिज्म की तरफ बढ़ गए। इसलिए जरूरी नहीं कि वियना सर्कल के सब लोग हमेशा एक ही सोच पर टिके रहे हों। उनकी सोच बदलती रही और कई बार उनके ही बीच में मतभेद रहे। कुछ सदस्यों ने तो कभी भी विज्ञान के बारे में एकदम सख्त रुख नहीं अपनाया। असल में वियना सर्कल के अंदर ही सोच का बहुत फर्क था और धीरे धीरे उनकी सोच ज्यादा खुले और लचीले तरीके से आगे बढ़ी। एक और बड़ी गलतफहमी यह है कि वियना सर्कल जब फाउंडेशनल इश्यूज या विज्ञान की बुनियाद जैसी बात करता था तो लोग समझ लेते थे कि वे फाउंडेशनलिज्म के ही समर्थक हैं, जबकि असल में उस समय फाउंडेशनलिज्म का मतलब था कि ज्ञान की जो सबसे बुनियादी बातें हैं वो एक दूसरे से पूरी तरह अलग और एकदम पक्की मानी जाती थी और वे केवल अनुभव की स्थितियों से जुड़ी होती। लेकिन वियना सर्कल की सोच इससे अलग थी। उन्होंने साफ किया था कि तर्क और विज्ञान की गहराई से जांच पड़ताल करना इसलिए जरूरी है ताकि पुराने विचारों से छुटकारा मिल सके और विज्ञान के रास्ते खुले रहें। उनका मकसद कभी भी ज्ञान के दरवाजे बंद करना नहीं था, बल्कि ये बताना था कि किस तरीके से तर्क और अनुभव के आधार पर हम अपने विज्ञान को बेहतर बना सकते हैं। वियना सर्कल पर जो फाउंडेशनलिज्म का आरोप लगता है उसका बड़ा कारण कार्नप की अवबाव किताब और उसकी गूंज है। लेकिन फर्क ये है कि रिडक्शनिज्म यानी सब कुछ अनुभव या आत्म अनुभव में घटाने की कोशिश और फाउंडेशनलिज्म यानी बिल्कुल ठोस बुनियाद बनाने की कोशिश, ये दोनों चीजें एक जैसी नहीं है। कार्नप ने जो तरीका अपनाया उसमें असल मकसद ये था कि ज्ञान के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़कर दिखाया जाए कि विज्ञान का पूरा ढांचा एक साथ कैसे बनता है ताकि उसमें एकता और वस्तुनिष्ठता बनी रहे। हालांकि कुछ जगहों पर यह भी लगा कि कार्नप खुद फाउंडेशनलिज्म के करीब चले गए थे, लेकिन बाद में खुद कार्नप और उनके साथी जैसे नैराथ ने इसे लेकर अलग राय रखी। असल में वियना सर्कल ने बाद में साफ कहा कि सिर्फ अनुभव के आधार पर विज्ञान की बुनियाद नहीं रखी जा सकती और प्रोटोकॉल सेंटेंस डिबेट में ये बात सामने आई कि विज्ञान के सबूत और बयान कैसे होने चाहिए। शुरू में कार्नप को लग रहा था कि सब कुछ केवल अनुभव या आत्मानुभव में ही घटाया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें और उनके साथियों को ये एहसास हुआ कि असली दुनिया में चीजें इतनी सीधी और आसान नहीं होती। इसलिए वियना सर्कल की असली सोच अनुभव की बुनियाद पर थी, लेकिन वो पुराने फाउंडेशनलिज्म की तरह जड़ नहीं थी, बल्कि खुली और लगातार बदलती रहने वाली थी। कार्नप ने एक समय पर यह माना था कि विज्ञान की भाषा को समझाने के लिए फिजिकलिज्म यानी भौतिक आधार पर चीजें रखना ज्यादा आसान है। जब उन्होंने देखा कि अनुभव से जुड़ी बातों को पूरी तरह देखने या टेस्ट करने वाले वाक्य बनाना मुमकिन नहीं है, तब उन्होंने अनुभव आधारित पद्धति को छोड़कर पूरी तरह रुख की। उनके इस फैसले का मतलब ये नहीं था कि वे पुराने जमाने की ठोस बुनियाद ढूंढ रहे थे, बल्कि उनकी सोच थी कि दर्शन को तर्क के आधार पर रखना चाहिए, न कि मनोवैज्ञानिक सवालों में उलझाना चाहिए।
कार्नप की शुरुआती कोशिशें भी तर्क के आधार पर थीं, और जब उन्हें पता चला कि पुराने तरीकों में कमी है तो उन्होंने भी अपना नजरिया बदला। इसी तरह फिजिकलिज्म को लेकर भी सवाल उठता है कि क्या ये भी किसी खास बुनियादी सच को तलाशने की कोशिश थी। लेकिन कार्नप ने बाद में खुद ये साफ किया कि उनका मकसद बस इतना था कि विज्ञान की भाषा में इस्तेमाल होने वाले शब्दों के मायने जांचने के लिए जरूरी शर्तें दी जाए, न कि कोई एकदम पक्का नियम। उनका ध्यान इस बात पर था कि विज्ञान की ऊंची ऊंची थ्योरीज को जांचने का तरीका बना रहे, न कि हर चीज को एक ही फाउंडेशन पर लाकर रख देना। न्यूराथ की सोच कार्नप से अलग थी। न्यूराथ कभी भी अनुभव या आत्म अनुभव की पद्धति का पक्षधर नहीं था। उसकी प्रोटोकॉल स्टेटमेंट वाली थ्योरी में अनुभवजन्य सबूतों को जांचने का तरीका उस समय की वैज्ञानिक समझ के साथ जोड़ा गया। कार्नप जहां इस काम को ब्रेन साइंस या मनोविज्ञान पर छोड़ देता था कि कौन से शब्द अनुभव से जुड़े माने जाएंगे, वहीं न्यूराथ ने सीधे सीधे ये देखा कि विज्ञान में अलग अलग गवाहियों को कैसे मिलाकर देखा जाए। न्यूराथ का फिजिकलिज्म भी हर बात को घटाकर समझाने की बजाय चीजों को आपस में जोड़ने की बात करता था। कार्नप और न्यूराथ की सोच में एक फर्क ये भी था कि कार्नप विज्ञान के एकता की बात करते हुए अलग अलग थ्योरीज को एक क्रम में लाना चाहता था, ताकि एक से दूसरी भाषा में कुछ बातें आ जा सके। वहीं न्यूराथ का जोर अलग अलग विज्ञानों की आपसी मदद और इंटरकनेक्शन पर था, ताकि अलग अलग विज्ञान मिलकर काम कर सके, भले ही उनकी भाषा अलग अलग हो। इसीलिए दोनों के काम में कुछ टकराव भी दिखे, खास तौर से जब वे विज्ञान की एकता पर अपनी बड़ी किताबें तैयार कर रहे थे। लेकिन फिर भी कार्नप का तरीका भी कोई पक्का और एकदम ठोस फाउंडेशन बनाने का नहीं था, बल्कि वो भी खुलापन और बदलाव को अपनाता। कार्नप ने लगभग अपने पूरे समय में वियना सर्किल के एंटी फाउंडेशनलिज्म यानी ठोस बुनियाद को न मानने वाले सोच को अपनाया। इसमें न्यूराथ भी उनके साथ थे। न्यूराथ का तो ये मानना था कि वैज्ञानिक बिल्कुल वैसे हैं जैसे नाविक, जिन्हें समंदर में ही रहते हुए अपनी नाव की मरम्मत करनी पड़ती है, यानी किसी ठोस जमीन पर जाकर काम नहीं किया जा सकता। ये सोच श्लिक से अलग थी, क्योंकि श्लिक ने कभी कभी ज्ञान की बुनियाद का समर्थन किया था, लेकिन वो भी मानते थे कि विज्ञान की कोई बात 100% पक्की नहीं है, हर बात में गलती की गुंजाइश रहती। यानी श्लिक का फाउंडेशन भी पुरानी सोच जैसा नहीं था। इसको लेकर सर्किल के अंदर काफी बहस हुई, खास तौर पर उन लोगों के बीच जो हर बात की बुनियाद खोजने के खिलाफ थे और उन लोगों के बीच जो फाउंडेशन की थोड़ी सी बात मानते थे। लेकिन पूरे सर्किल को बुनियादी सच या पक्की नींव ढूंढने वाला कहना एकदम गलत है। असल में तो ज्यादातर लोग इसमें यकीन ही नहीं रखते। अब सवाल आता है कि अगर वियना सर्किल के लोग किसी एक ठोस बुनियाद पर अटक कर नहीं रह गए, तो क्या वो विज्ञान की थ्योरी बनाने की मुश्किल बातों को समझ पाए? इसमें सबसे अहम रोल श्लिक का रहा। श्लिक की एक किताब थी जिसमें उन्होंने बताया कि विज्ञान की थ्योरीज 2 हिस्सों में होती हैं। एक हिस्सा वो जिसमें हम सीधी सीधी चीजें देखते या अनुभव करते हैं, और दूसरा हिस्सा थ्योरी का होता है जिसमें कुछ बातें सीधे नहीं दिखती, सिर्फ निश बातें सीधे नहीं दिखती। दोनों हिस्सों के बीच कुछ नियम बनाकर कनेक्शन बनाया जाता है। बाद में 20वीं सदी के दूसरे हिस्से में ये सोच थोड़ी बदली और थ्योरीज को सीधा सीधा काउंटिंग या गणना वाले सिस्टम की तरह देखने लगे, जिनको देखने की बजाय नियमों और शब्दों से जोड़ने लगे। ये तरीका बाद में कार्नप ने और पक्का किया और धीरे धीरे ये विज्ञान की दुनिया में आम हो गया। हालांकि इस मॉडल में भी कई सवाल उठे, खासकर थ्योरी वाले शब्दों को लेकर कि क्या इनका मतलब सिर्फ उसी हद तक है जितना हम देख या महसूस कर सकते हैं, या क्या इससे आगे भी इनमें कोई सच्चाई है। यही असली सवाल था कि क्या विज्ञान की थ्योरीज सच में किसी गहरी हकीकत को पकड़ती हैं या बस हमारी देखी सुनी बातों तक ही सीमित है। सर्किल के लोग इस बारे में एकमत नहीं थे, बस कुछ बुनियादी बातें थी जिन पर सब सहमत थे, बाकी सब पर राय अलग अलग थी। वियना सर्किल के सभी लोग कार्नप की उस सोच से सहमत थे जिसमें उन्होंने कहा था कि बाहरी दुनिया की असलियत जैसे सवाल सही मायनों में सवाल ही नहीं है,
बल्कि ये सिर्फ दिखावटी या झूठे सवाल हैं। इसी तरह श्लिप का भी यही मानना था। इसका मतलब ये नहीं था कि हम जो चीजें देख और महसूस कर सकते हैं उनकी हकीकत को नकार दिया गया, बल्कि ये था कि जो बातें हमें मुंह को अनपरत हैं। फिर भी एक और मुश्किल आई कि विज्ञान की थ्योरी में जो शब्द और बातें होती हैं जो सीधे सीधे दिखाई नहीं देती, उनका क्या करें? क्या ये बातें सिर्फ हमारी गिनती या गणना को आसान बनाने के लिए बनाई गई है, जैसा कि फ्रैंक ने कहा था? पर ऐसा कहना भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि विज्ञान की थ्योरी के शब्द सिर्फ काम चलाने भर के लिए नहीं होते, बल्कि वे असल में हमें उन बातों के बारे में बताते हैं जो हमें सीधी नजर नहीं आती। यही बात फेगल ने उठाई और पहली बार सर्किल के किसी सदस्य ने वैज्ञानिक यथार्थवाद यानी साइंटिफिक रियलिज्म का समर्थन किया। लेकिन फ्रैंक ने इसका जवाब दिया और अपनी पुरानी राय पर टिके रहे। वहीं कार्नाप इस बारे में तटस्थ ही रहे। वे ऐसी बातों पर सीधा जवाब नहीं देते थे। तो वियना सर्किल के समय में ये मुद्दा इतना साफ नहीं था, लेकिन बात के वक्त में इनके अंदर भी दो तरह के लोग बन गए। कुछ लोग विज्ञान में छुपी सच्चाई मानते थे, कुछ लोग सिर्फ दिखने वाली बातें ही मानते थे, और कुछ लोग बीच का रास्ता अपनाते थे। कार्नाप की खासियत ये थी कि वे हर तरह की जरूरत से ज्यादा सोच या दावे से बचते थे। उनका तरीका ये था कि किसी भी सवाल को समझने के लिए पहले ये देखो कि किस तरीके और भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। उदाहरण के लिए, अगर हम गणित की भाषा में बात कर रहे हैं तो वहां पर वही बातें मानी जाएंगी जो उस भाषा के नियमों के हिसाब से साबित की जा सके। और जब हम किसी चीज के होने की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो उस भाषा के नियमों में फिट बैठती है। इसी तरह अगर हम दुनिया की चीजों की बात करें तो वही बातें सही मानी जाएंगी जिन्हें हम अपने अनुभव से या विज्ञान के नियमों से साबित कर सके। लेकिन अगर कोई पूछे कि क्या इलेक्ट्रॉन सच में है या क्या नंबर वाकई होते हैं, तो कार्नाप के हिसाब से ये सवाल गलत है। असली मतलब तो ये है कि ऐसे सवाल हमारे रोजमर्रा या विज्ञान की भाषा में क्या रोल निभाते हैं और उनमें फायदा क्या है। एक वक्त ऐसा भी आया जब पता चला कि विज्ञान की थ्योरी में इस्तेमाल होने वाले कई शब्दों के बिना भी थ्योरी को वैसे ही बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वे शब्द बेकार हो गए, क्योंकि असलियत में वे शब्द विज्ञान की बातें समझने और जोड़ने में बहुत मदद करते हैं। असली बात ये थी कि किसी भी थ्योरी के शब्दों का असली मतलब तभी निकलेगा जब हम देखेंगे कि उसका हमारे अनुभव या विज्ञान की जांच में क्या रोल है। इसी सोच से कार्नाप ने रामसेफिकेशन की तकनीक अपनाई, जिसमें थ्योरी के शब्दों को इस तरह से लिखा जाता है कि उनका सीधा संबंध हमारे अनुभव से निकल आए। आज के समय में इसे स्ट्रक्चरल रियलिज्म जैसी सोच से जोड़कर देखा जाता है, जो कि पूरी तरह न यथार्थवाद है और न ही उसका पूरी तरह इनकार है। कार्नाप की ये कोशिश रही कि थ्योरी के शब्दों के मतलब को जांचने का रास्ता निकाला जाए, जिसमें न तो पुरानी तरह की पक्की सच्चाई का झंडा हो और न ही सिर्फ दिखावटी बातों पर यकीन किया जाए। यही वजह है कि वियना सर्किल की सोच आज भी नई बहसों और चर्चा में काम आती है। कार्नाप ने विज्ञान की थ्योरी में इस्तेमाल होने वाले थ्योरी वाले शब्दों के असली मतलब और उनकी अहमियत को लेकर कई कोशिशें की। उन्होंने एक नया तरीका निकाला जिसमें ये देखा जाता था कि कोई थ्योरी वाला शब्द वाकई में कितना जरूरी है। उन्होंने इसके लिए रिलेटिव सिग्निफिकेंस यानी सापेक्षिक अहमियत का सिद्धांत दिया। इसके मुताबिक अगर किसी थ्योरी के शब्द का कोई ऐसा इस्तेमाल है जिससे हम कुछ ऐसा कह सकते हैं जो केवल उसी शब्द से निकलता है और बाकी थ्योरी के नियमों से वह बात नहीं निकलती, तो उस शब्द की अहमियत मानी जाए। ऐसे ही एक के बाद एक थ्योरी वाले शब्दों को जोड़ते हुए पूरी थ्योरी की अहमियत साबित की जाती। कार्नाप का मानना था कि इस तरीके से हम उन कमजोरियों को दूर कर सकते हैं जो पहले के नियमों में थी, खासकर आयर जैसे लोगों की बातों में। हालांकि इस तरीके को भी बहुत आलोचना मिले। बहुत से दार्शनिकों का ये मानना था कि ये तरीका भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, लेकिन सब लोग इससे सहमत नहीं थे। कुछ विद्वानों ने माना कि अगर कुछ बदलाव किए जाएं,
तो कार्नप की बातों को सही भी साबित किया जा सकता है, बशर्ते कि हम थ्योरी और ऑब्जर्वेशन वाले शब्दों के बीच का फर्क सही तरीके से बना सकें। खुद कार्नप अपने इस नए नियम को लेकर थोड़ा असमंजस में दिखे। एक तरफ उन्होंने आलोचनाओं को स्वीकार किया, दूसरी तरफ वे मानते रहे कि उनका नियम अभी भी सही है। बाद में कार्नप ने रामसे मेथड का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसमें थ्योरी के उन शब्दों का असली मतलब देखा जाता है जो हमें सीधे अनुभव में नहीं मिलते। इस तरीके में पूरी थ्योरी को इस तरह से लिखा जाता है कि उसके थ्योरी वाले शब्दों की जगह नए चिन्ह रख दिए जाते हैं और देखा जाता है कि इसके बावजूद थ्योरी के नतीजे बदलते हैं या नहीं। इस प्रक्रिया को रामसेफिकेशन, इसमें थ्योरी के शब्द तो दिखते नहीं, लेकिन थ्योरी की समझ और उसकी ताकत वैसे ही बनी रहती है। कार्नप ने माना कि यह तरीका पूरी तरह आसान नहीं है, क्योंकि इसमें हमें बहुत उन्नत गणित और लॉजिक की जरूरत पड़ती है, पर यही तरीका आगे चलकर थ्योरी के शब्दों की असली अहमियत को जांचने का एक मजबूत जरिया बन गया। कार्नप की इस सोच का मकसद ये था कि विज्ञान की थ्योरी में जो भी शब्द इस्तेमाल होते हैं, उनका मतलब सिर्फ दिखावे या नाम के लिए ना हो, बल्कि वे सच में हमारी समझ और अनुभव से जुड़े हों। इस कोशिश में कार्नप ने पुराने नियमों की कमियों को दूर करने की कोशिश की और विज्ञान की भाषा को और साफ और पक्की बनाने का रास्ता दिखाया। कार्नप ने थ्योरी की भाषा में एनालिटिक और सिंथेटिक बयानों को अलग अलग करने के लिए एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने कहा कि अगर किसी विज्ञान की थ्योरी को पूरी तरह रामसे मेथड से लिखा जाए, तो जो भी उस थ्योरी का पूरा सच या असली तथ्य है, वो उसी रामसे सेंटेंस में आ जाता है। यही थ्योरी का सिंथेटिक हिस्सा होता। इसके उलट अगर हम अर्तीसे से ते वाला स्टेटमेंट देखें, तो यही पूरी तरह एनालिटिक हिस्सा बनता है, जिसे कार्नप ने। इसका मतलब है कि अगर दुनिया वैसी ही है जैसी रामसे सेंटेंस में बताई गई है, तो थ्योरी के शब्दों का मतलब भी वही मान लिया जाएगा, यानी थ्योरी सच। कार्नप ने इसी को थ्योरी का मीनिंग पोस्टुलेट कहा और दावा किया कि इससे विज्ञान की थ्योरी के दोनों हिस्से, एनालिटिक और सिंथेटिक, अलग अलग समझे जा सकते हैं। लेकिन कार्नप के इस तरीके को भी आलोचनाएं मिली। बहुत से लोगों ने कहा कि रामसे मेथड थ्योरी के शब्दों का असली मतलब साफ नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर, संरचना बनती है, वो अधूरी होती है और उसका मतलब पूरी तरह तय नहीं होता। यानी अगर थ्योरी के शब्द पूरी तरह समझ में नहीं आते, तो जो भी स्ट्रक्चर बनती है, उसका अस्तित्व भी पूरी तरह नहीं माना जा सकता। ऐसे में सिर्फ वही चीजें मानी जाती है जो थ्योरी के अंदर की परिभाषाओं में ही आती है, बाहर की नहीं। कार्नप का मानना था कि ये सब बातें सिर्फ थ्योरी के अंदर के सवालों पर लागू होती हैं, जैसे थ्योरी में जो चीजें कही गई हैं उन्हें मानना, न कि ये पूछना कि असली दुनिया में वो चीजें सच में है भी या नहीं। असली दुनिया में किसी चीज के होने या न होने का सवाल उनके हिसाब से बेमतलब है, अगर वो थ्योरी की भाषा से बाहर है। इस तरह कार्नप की सोच ने हमेशा व्यवहारिक और विज्ञान से जुड़े सवालों को ही सही माना और बाकी सबको हटाकर रख दिया। आखिर में कार्नप का ये तरीका दिखाता है कि विज्ञान की थ्योरी में जो भी शब्द और बातें आती हैं, उनका असली मतलब तभी निकलेगा जब वो सीधे अनुभव या ऑब्जर्वेशन से जुड़ी हो और उनका इस्तेमाल थ्योरी को समझने या उसकी ताकत बढ़ाने के लिए किया जाए। अगर हम सिर्फ गिनती या शब्दों के जोड़ घटाव पर ही टिके रहें, तो वो बातें अपने आप में ज्यादा मायने नहीं थी। यही वजह है कि कार्नप का पूरा फोकस थ्योरी को आसान, काम की और साफ बनाना था, न कि सिर्फ दिखावटी या बेमतलब की बहस में उलझना। कार्नप के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत आई, वो ये थी कि रामसे सेंटेंस की वजह से थ्योरी की सच्चाई सिर्फ गणितीय नियमों पर ही टिक जाती है और उसका असली अलग अनुभव से जुड़ा मतलब ही खत्म हो जाता है। रामसे सेंटेंस में कहा जाता है कि दुनिया में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर हैं जो हमारे देखे समझे घटनाओं से एक खास तरह से जुड़े हैं। लेकिन क्योंकि इस थ्योरी में बहुत सारा गणित और लॉजिक इस्तेमाल होता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर किसी भी थ्योरी के लिए आसानी से बन सकता है।
यानी अगर थ्योरी सिर्फ दिखावे के लिए सही बैठ रही है तो उसका मतलब भी केवल औपचारिक या लॉजिकल सच तक ही सीमित रह जाता है, अनुभव से जुड़े असली सच तक नहीं पहुंचता। इसी वजह से आलोचकों ने कहा कि इस तरीके से थ्योरी के उन शब्दों का जो सिर्फ समझने के लिए बनाए गए हैं, असली अनुभव वाला मतलब गायब हो जाता है। और अगर ऐसा है तो फिर थ्योरी के एनालिटिक और सिंथेटिक हिस्सों में जो फर्क बताया गया था उसकी भी अहमियत कम हो जाती है। अब सवाल ये है कि क्या कार्नाप को अपने पुराने यानी 1956 वाले तरीके पर लौट जाना चाहिए था। उस तरीके में थ्योरी के शब्दों के लिए अनुभवजन्य मतलब की जांच हो सकती थी, भले ही एनालिटिक और सिंथेटिक में साफ फर्क न किया जा सके। लेकिन इसमें भी समस्या यही थी कि अगर ये फर्क सिर्फ उन भाषाओं में किया जा सकता है जो पूरी तरह ऑब्जर्वेशन यानी देखे सुने अनुभव पर टिकी हैं, और थ्योरी की भाषा में यह फर्क ना हो सके तो पूरा विवाद ही अधूरा रह जाता है। फिर कई लोगों ने कोशिश की कि राम से सेंटेंस वाले तरीके को कुछ इस तरह समझा जाए कि उसमें आई तकनीकी आपत्तियों को दूर किया जा सके, लेकिन साफ है कि इससे कार्नाप की सोच पर और पूरे लॉजिकल एम्पिरिसिज्म के मॉडल पर सवाल खड़े हो गए। आखिर में ये भी चर्चा का मुद्दा बना कि अनुभवजन्य सच्चाई का जो मापदंड खोजा जा रहा था वो खुद कोई जांचने योग्य दावा है भी या नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि ये सिर्फ एक तरीका है जिससे हम विज्ञान की भाषा को बाकी दूसरी भाषाओं से अलग कर सकते हैं। कार्नाप खुद भी इसे एक प्रस्ताव की तरह रखते थे, न कि सच्चाई की आखिरी कसौटी के तौर पर। उनके लिए असली मकसद ये था कि भाषा को ऐसा बनाया जाए जिससे विज्ञान को साफ साफ और बिना किसी उलझन के समझा जा सके। इस पूरी बहस से बस इतना साफ होता है कि कार्नाप का असली जोर भाषा और सोच को जितना हो सके सीधा, स्पष्ट और वैज्ञानिक बनाने पर था, न कि सिर्फ पुराने झगड़ों में उलझे रहने। कार्नाप के लिए अनुभव आधारित सच्चाई का मापदंड एक तरह से नियम जैसा था, लेकिन ये कोई साधारण नियम नहीं था। ये सिर्फ भाषा के भीतर लागू होने वाला कोई आम उसूल नहीं था, बल्कि ये खास तरह का प्रस्ताव था कि वैज्ञानिक सोच में कौन सी बातें मायने रखती हैं और कौन सी नहीं। ये मापदंड खुद उसी भाषा में लागू नहीं किया जा सकता जिसमें बाकी दावे किए जाते हैं, बल्कि इसके लिए एक अलग नजरिए या ऊपरी स्तर की भाषा चाहिए। इसलिए अगर कोई ये कहे कि ये मापदंड खुद ही बेमतलब है क्योंकि इसका कोई ठोस आधार नहीं है, तो ये बात सही नहीं है। ये तो बस बताता है कि कौन सी बातें हमारे लिए वैज्ञानिक तरीके से मायने रखती हैं। कार्नाप के मुताबिक भाषा बनाने वाला इंसान शुरू से ही तय कर सकता है कि उसके लिए अनुभव क्या है और तर्क क्या है, यानी सबके लिए कोई एक तय रास्ता जरूरी नहीं है। अब ये सवाल उठ सकता है कि जब इस मापदंड को लेकर इतनी दिक्कतें सामने आई तो क्या इसकी कोई अहमियत बचती है। असल में कार्नाप का जो 1956 वाला मापदंड था वो आज भी उन भाषाओं में लागू हो सकता है जो खास मकसद के लिए, और इसके साथ साथ एक आसान रोजमर्रा का तरीका भी मौजूद है जिसमें अनुभवजन्य सच्चाई का मतलब बस ये होता है कि वो बात किसी न किसी तरह हमारे जाने पहचाने तर्क या अनुभव में फिट बैठती। इस तरीके में अगर कोई ऐसी बात कहता है जिसे अनुभव या तर्क से न तो साबित किया जा सके और न ही गलत ठहराया जा सके तो उसे हटा देना चाहिए। वैसे सच्चाई ये है कि समय के साथ साथ वीना सर्कल की सोच में भी बदलाव आया। शुरू में वे सब कुछ साफ साफ बांटना चाहते थे कि कौन सी बातें पूरी तरह बेमतलब हैं। लेकिन धीरे धीरे ये साफ हो गया कि सब कुछ इतना आसान नहीं है। जो नए तरीके आए उनसे विज्ञान की भाषा को बेकार और उलझी हुई बातों से जरूर बचाया जा सकता था, लेकिन एकदम सख्त लाइन खींचना मुमकिन नहीं था। वियना सर्कल का असली मकसद ये था कि सोच और तर्क को खुले दिमाग और वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाया जाए ताकि ज्ञान का दायरा बढ़ सके और लोगों को खुद सोचने की ताकत मिले। भले ही उनका दावा था कि वे हर तरह की फालतू और गूढ़ बातों को विज्ञान से बाहर कर देंगे, लेकिन असल में उनका सबसे बड़ा योगदान यही था कि उन्होंने सोच समझकर और सबूत के आधार पर बात करने की आदत को बढ़ावा दिया। उनकी सोच का असली फायदा आज भी यही है
कि उन्होंने लोगों को विज्ञान की असली भाषा और फालतू दावों के बीच फर्क करना सिखाया, भले ही उस फर्क की लाइन आज भी कभी कभी धुंधली रह जाती। अगर आसान भाषा में कहें तो वियना सर्कल के लोगों ने जब नैतिकता या अच्छे बुरे की बातें करने वाली फिलॉसफी को मेटाफिजिक्स या मतलबहीन कहा, तो उनका मतलब ये नहीं था कि जिंदगी में सही गलत या कैसे जीना है उस पर सोचना ही बेकार। असल में उनकी नजर में सिर्फ वही बातें बेकार थीं जो बिना किसी तर्क या अनुभव के एकदम पक्के और बेमिसाल उसूल की तरह पेश की जाती थी, जैसे कोई धर्म की बात या ईश्वर का कोई दावा। लेकिन रोजमर्रा की सलाह, जैसे अगर तुम ये करना चाहते हो तो ऐसा करो, इनका कोई मतलब होता है और ये सीधी सी बात। खुद कार्नाप और न्यूरात भी अपने समय में समाज और लोगों की भलाई के लिए सक्रिय थे, यानी वे खुद अच्छे और सही को बहुत अहम मानते थे। उनके मुताबिक इंसान अपने असली मूल्यों को खुद चुनता है। कार्नाप इसे ज्यादा व्यक्तिगत मानते थे, न्यूरात इसे समाज से जोड़ते थे। लेकिन दोनों मानते थे कि कोई भी ऐसा दावा जो ये कहे कि वही सच्ची और एकमात्र समझ है जो सबको माननी चाहिए, वो मेटाफिजिक है और उसे मानना ठीक नहीं। उनका कहना था कि फिलॉसफी को विज्ञान से ऊपर नहीं रखना चाहिए और न ही विज्ञान की हकीकत को परखने का ठेका उसे देना चाहिए। असल में उन्होंने तर्क और विज्ञान की ऊंचाई को ही असली कसौटी माना। बाद में कार्नाप ने भी अपने विचारों में थोड़ा बदलाव किया और माना कि इंसानी फैसलों में नैतिकता भी शामिल हो सकती है। उन्होंने ये भी मान लिया कि अच्छे बुरे की बातें इंसानी जरूरतों और फैसलों में शामिल हैं और इन्हें समझने का ढांचा बनाना जरूरी है। इससे ये भी साफ हो गया कि नैतिक सोच को सिर्फ फालतू या बेकार कहकर पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। असल में उनका पूरा जोर इस बात पर था कि कोई भी ऐसी बात जिसे सीधे तौर पर तर्क या अनुभव से समझाया न जा सके, उसे मेटाफिजिक्स मानकर साइड कर देना चाहिए। कुल मिलाकर उनकी सोच का मतलब ये था कि जिंदगी में क्या सही है, ये तय करना इंसान के तर्क, समाज और जरूरतों पर छोड़ देना चाहिए, न कि बिना तर्क के दावे या ऊंची ऊंची बातें करने वाली फिलॉसफी। उनके लिए सच्चाई या मतलब वही है जो किसी तरह से अनुभव, तर्क या विज्ञान में अपनी जगह बना सके। सीधी और आसान हिंदी में समझे तो वियना सर्कल की जो मेटाफिजिक्स विरोधी सोच थी, उसका असली जोर आज भी कायम है, भले ही उनके पुराने तर्कों में अब कई सुधार आ गए हैं। उन्होंने सिर्फ पुराने जमाने के चमत्कार, आत्मा, परमात्मा या किसी अलौकिक दुनिया की बातों को नहीं, बल्कि वो सोच भी नकार दी थी जिसमें सच्चाई को ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो किसी बाहरी दुनिया से सीधी सीधी मेल खाती हो। उनका कहना था कि सच का मतलब ये नहीं कि हमारे ख्याल और असली दुनिया में कोई एकदम साफ साफ मिलान हो जाता है, क्योंकि इंसान अपने सोच से कभी बाहर जाकर देख ही नहीं सकता कि सच में मेल हो भी रहा है या नहीं। उनका असली विरोध इस बात से था कि बिना किसी ठोस तर्क या अनुभव के कोई भी बड़ी बड़ी बातें करना मेटाफिजिक्स है और इससे कुछ साबित नहीं होता। न्यूरात जैसी सोच वाले मानते थे कि अगर आप ज्ञान के बारे में कोई सीधी सी बात नहीं बताते तो आप बस बेकार की बहसों में उलझ जाएंगे। इसके साथ ही वियना सर्कल की टीम ने रचनात्मकता या कंस्ट्रक्टिविज्म की एक अलग सोच भी अपनाई थी। यहाँ बात चीजों को बनाने या खोजने की नहीं, बल्कि सोच के नए टूल्स या कॉन्सेप्ट्स को समझने की थी, जैसे कि विज्ञान में कौन से तर्क सही हैं, कौन से नियम जरूरी हैं, या कैसे हम ज्ञान को और साफ तरीके से समझ सकते हैं। इसमें कुछ लोग थे जो तर्क और भाषा के स्तर पर सख्ती से काम करते थे, जैसे कार्नाप, और कुछ थे जो असली वैज्ञानिक कामकाज, अनुभव और प्रैक्टिकल तरीकों को ज्यादा महत्व देते थे, जैसे न्यूरात और फ्रैंक। इन दोनों तरीकों को एक साथ लेकर चलना उनका असली मकसद था, लेकिन कई बार आपसी मतभेद भी हो जाते थे। अगर पूरे वियना सर्कल की सोच को देखें तो साफ दिखता है कि उनके यहाँ भी आपसी मतभेद थे। कार्नाप और उनकी टीम जहाँ पुराने किस्म की सच्चाई और तर्क के मेल को नहीं मानते थे, वहीं श्लिक जैसे कुछ लोग मानते थे कि अगर सच्चाई और हकीकत में मेल हो और ये मेल साफ साफ दिख जाए तो उसे मानने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कार्नाप का जोर हमेशा तर्क और भाषा के नियमों
या कॉन्सेप्ट की रचनात्मक समझ पर ही रहा। आखिर में ये साफ है कि वियना सर्कल ने सिर्फ बेकार की मेटाफिजिक्स को नहीं, बल्कि हर उस दावे को भी नकारा जो बिना तर्क या सबूत के अपनी बात को सबसे ऊपर बताता है। उनके लिए असली ज्ञान वो था जो या तो तर्क में फिट बैठे या अनुभव से साबित हो सके। सीधी और आसान हिंदी में समझे तो वियना सर्कल की जो मेटाफिजिक्स विरोधी सोच थी, उसका असली जोर आज भी कायम है, भले ही उनके पुराने तर्कों में अब कई सुधार आ गए। उन्होंने सिर्फ पुराने जमाने के चमत्कार, आत्मा परमात्मा या किसी अलौकिक दुनिया की बातों को नहीं, बल्कि वो सोच भी नकार दी थी जिसमें सच्चाई को ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो किसी बाहरी दुनिया से सीधी सीधी मेल खाती हो। उनका कहना था कि सच का मतलब ये नहीं कि हमारे ख्याल और असली दुनिया में कोई एकदम साफ साफ मिलान हो जाता है, क्योंकि इंसान अपने सोच से कभी बाहर जाकर देख ही नहीं सकता कि सच में मेल हो भी रहा है या नहीं। उनका असली विरोध इस बात से था कि बिना किसी ठोस तर्क या अनुभव के कोई भी बड़ी बड़ी बातें करना मेटाफिजिक्स है और इससे कुछ साबित नहीं होता। न्यूराथ जैसी सोच वाले मानते थे कि अगर आप ज्ञान के बारे में कोई सीधी सी बात नहीं बताते तो आप बस बेकार की बहसों में उलझ जाएंगे। इसके साथ ही वियना सर्कल की टीम ने रचनात्मकता या कंस्ट्रक्टिविज्म की एक अलग सोच भी अपनाई। यहाँ बात चीजों को बनाने या खोजने की नहीं, बल्कि सोच के नए टूल्स या कॉन्सेप्ट्स को समझने की थी, जैसे कि विज्ञान में कौन से तर्क सही हैं, कौन से नियम जरूरी हैं, या कैसे हम ज्ञान को और साफ तरीके से समझ सकते हैं। इसमें कुछ लोग थे जो तर्क और भाषा के स्तर पर सख्ती से काम करते थे, जैसे कार्नाप, और कुछ थे जो असली वैज्ञानिक कामकाज, अनुभव और प्रैक्टिकल तरीकों को ज्यादा महत्व देते थे, जैसे न्यूराथ और फ्रैंक। इन दोनों तरीकों को एक साथ लेकर चलना उनका असली मकसद था, लेकिन कई बार आपसी मतभेद भी हो जाते थे। अगर पूरे वियना सर्कल की सोच को देखें तो साफ दिखता है कि उनके यहाँ भी आपसी मतभेद थे। कार्नाप और उनकी टीम जहाँ पुराने किस्म की सच्चाई और तर्क के मेल को नहीं मानते थे, वहीं श्लिक जैसे कुछ लोग मानते थे कि अगर सच्चाई और हकीकत में मेल हो और ये मेल साफ साफ दिख जाए तो उसे मानने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कार्नाप का जोर हमेशा तर्क और भाषा के नियमों या कॉन्सेप्ट्स की रचनात्मक समझ पर ही रहा। आखिर में ये साफ है कि वियना सर्कल ने सिर्फ बेकार की मेटाफिजिक्स को नहीं, बल्कि हर उस दावे को भी नकारा जो बिना तर्क या सबूत के अपनी बात को सबसे ऊपर बताता है। उनके लिए असली ज्ञान वो था जो या तो तर्क में फिट बैठे या अनुभव से साबित हो सके। कई बार ये कहा जाता है कि वियना सर्कल या लॉजिकल एम्पिरिसिज्म वालों की सोच में इतिहास या समाज की समझ नहीं थी, लेकिन हकीकत ये है कि ये पूरी तरह सही नहीं है। माना कि बाद के सालों में, खासकर दूसरी लड़ाई के बाद, कुछ लोगों की सोच थोड़ी सीमित हो गई थी और उन्होंने असली विज्ञान या समाज की दिक्कतों से खुद को थोड़ा अलग कर लिया। लेकिन वियना सर्कल के हर सदस्य ऐसे नहीं थे। कुछ लोग जैसे श्लिक हमेशा ये मानते थे कि नई सोच को पुरानी सोच से भी जोड़कर देखना चाहिए और समाज के साथ उसका रिश्ता समझना चाहिए। वहीं न्यूराथ और फ्रैंक जैसे लोग विज्ञान की असली प्रैक्टिस, इतिहास और समाज की भूमिका पर भी खुलकर बात करते थे। कार्नाप ने ये जिम्मेदारी न्यूराथ और फ्रैंक पर छोड़ दी थी और खुद तर्क और विज्ञान की भाषा में ही मग्न रहते थे। असल में वियना सर्कल के कई लोगों का इरादा ये था कि उनकी फिलॉसफी सिर्फ किताबों या थ्योरी तक सीमित न रहे, बल्कि असली समाज और संस्कृति में भी उसकी जगह बने। उनका ये मानना था कि जो भी वैज्ञानिक सोच है वो उस समय की संस्कृति, राजनीति और समाज से भी जुड़ी है। अगर उनके प्रभावों की बात करें तो विज्ञान और गणित के बड़े बड़े लोगों से लेकर पुराने दार्शनिकों और समकालीन वैज्ञानिकों तक सबका असर उनके सोच पर था। फिजिक्स में हेल्महोल्ट्ज, मार्क, बोल्ट्जमान, गणित में हिल्बर्ट और क्लाइन, तर्कशास्त्र में फ्रेगे और रसेल और समकालीनों में आइंस्टीन, इन सब की सोच वियना सर्कल के लिए बहुत मायने रखती। इसके अलावा ब्रिटिश, फ्रेंच, अमेरिकन और जर्मन दार्शनिकों की सोच ने भी उन पर गहरा असर डाला, जिसमें पुराने किस्म का अनुभववाद, व्यवहारवाद
और न्यू कांटियन सोच भी शामिल थी। इसी के साथ कुछ लोगों का रुझान ऑस्ट्रियन नेचुरलिज्म और प्रैक्टिकल सोच की तरफ था। उनका एक और बड़ा फर्क ये था कि सबने विटकेनस्टाइन की बातों को बराबर नहीं माना। कुछ लोग उनकी बातों से ज्यादा जुड़े थे, बाकी ने अपनी राह चुनी। इस तरह वियना सर्कल के लोगों में भी कई तरह की सोच और अलग अलग प्रभाव दिखते हैं। कुल मिलाकर वियना सर्कल की सोच सिर्फ तर्क या विज्ञान की सीमाओं में कैद नहीं थी। उनका ध्यान समाज, इतिहास, संस्कृति और असली जिंदगी से भी जुड़ा था। इसीलिए उनके बारे में ये कहना कि वो इतिहास और समाज से कटे हुए थे, ये सब बातें साफ कर देती हैं कि वियना सर्कल के बारे में जो आम धारणाएं हैं वे पूरी तरह सही नहीं। लोग अक्सर एजे आयर की किताब लैंग्वेज, ट्रूथ एंड लॉजिक को वियना सर्कल का असली रूप मान लेते हैं, लेकिन असल में आयर ने ब्रिटिश अनुभववाद का ही नया रूप पेश किया, जिसमें उन्होंने वियना सर्कल की सबसे जरूरी बात, वैज्ञानिकता की वस्तुनिष्ठता को स्थापित करना को नजरअंदाज कर दिया। खुद आयर ने भी बाद में माना कि उनकी किताब ने वियना सर्कल की सिर्फ शुरुआती सोच को ही दिखाया था, वो भी पूरी तरह नहीं। हकीकत ये थी कि वियना सर्कल के बाएं हिस्से ने इस सोच को बहुत जल्दी छोड़ दिया था और बाकी सदस्यों के लिए भी ये कोई पक्की बात नहीं। इतना सब समझने के बाद ये भी जरूरी है कि हम खुद वियना सर्कल के लोगों की सोच को देखें। अब एक बड़ा सवाल सामने आता है कि क्या वाकई उस दौर का लॉजिकल एम्पिरिसिज्म अपने समय के सबसे आधुनिक विज्ञान जैसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सही तरह से समझ पाया? आमतौर पर यही कहा गया कि वियना सर्कल ने कांट के सिंथेटिक ए प्रायोरी को पूरी तरह गलत साबित कर दिया, क्योंकि यूक्लिडियन ज्योमेट्री अब बस कई ज्योमेट्रियों में से एक रह गई थी और अब ये जरूरी नहीं रहा कि वही असली हकीकत को दिखाए। इसी सोच के चलते कांट की पूरी विचारधारा को खारिज कर दिया गया। श्लिक ने भी अपने समय के दूसरे दार्शनिकों को समझाया कि पुराने ए प्रायोरी की जगह अब बस समझौतावादी नियम ही बचे हैं। लेकिन असल बहस ये थी कि जनरल रिलेटिविटी और बाकी विज्ञान के मामलों को समझते हुए वियना सर्कल ने कांट की उस नई सोच को गंभीरता से नहीं लिया, जिसमें सच्चाई को पूरी तरह स्थिर मानने की बजाय उसे एक सीमित और सापेक्ष नियम के तौर पर देखा जाता है। अब हाल के वक्त में ये बात बार बार सामने आ रही है कि वियना सर्कल ने अपने मॉडल में विज्ञान के सिद्धांतों और उनकी जांच के बीच जो साफ साफ दो भाषा वाली दीवार खड़ी की थी वो सही नहीं थी। असल में थ्योरी की जांच पड़ताल करते समय हमें हमेशा बिल्कुल साफ और शुद्ध ऑब्जर्वेशनल फैक्ट्स नहीं मिलते, बल्कि थ्योरी के शब्दों और दावों का असर भी उसमें शामिल रहता है। इसी वजह से कई लोग मानते हैं कि वैज्ञानिक दावे केवल अनुभव या भाषा तक सीमित नहीं होते, बल्कि खुद प्रयोगों और माप-तोल में भी थ्योरी का बड़ा रोल रहता है। इस सोच से अब नई तरह की चर्चा शुरू हो गई है, जिसमें वियना सर्कल की पुरानी धारणाओं और आज की विज्ञान मीमांसा के बीच एक नई कड़ी बन रही है। असल में ये पूरा मामला यही दिखाता है कि वियना सर्कल और उनके बाद आई पीढ़ियों की बहसें आज भी जारी हैं और उन पर नए नए सवाल उठते रहे। आखिर में अब तक की चर्चा को आसान भाषा में समझे तो सबसे पहले यही साफ होता है कि वियना सर्कल को अक्सर लोग एक जैसी सोच वाला कट्टर और पुराने ढंग का ग्रुप मान लेते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं। वियना सर्कल में बहुत अलग अलग तरह की सोच और बहसें होती थी, जिसमें अनुभववाद को आज के विज्ञान के हिसाब से समझने की कोशिश होती थी। सर्कल के हर विचार का न तो पूरी तरह विरोध हुआ और न ही सब कुछ बेकार गया। कई बातें आज भी अहम हैं। जहाँ तक वेरिफिकेशनिज्म की बात है तो ये बात अब मान ली गई है कि हर चीज को सिर्फ सही या गलत साबित करने के बजाय उसका मतलब ही ना होना, ये सोच हमेशा के लिए छोड़ी। फिर भी दो बातें बचती हैं। पहली कि आज भी फॉर्मल लैंग्वेज में सही मायनों में अनुभव आधारित मानक की खोज जारी रखी जा सकती है। दूसरी कि आज भी वो सभी बातें जो हमारी समझ या अनुभव में फर्क न डालें, उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता। एनालिटिसिटी यानी भाषा के हिसाब से जरूरी सच, इसमें भी अब माना जाता है कि
पुराने ढंग से सोचना ठीक नहीं, लेकिन कार्नाप की सोच में ये बातें आज भी नए ढंग से समझी जा सकती। अगर कार्नाप का तरीका सही बैठता है तो विज्ञान की थ्योरी में भी एनालिटिक और सिंथेटिक का फर्क आजमाया जा सकता है, लेकिन ये भी सच है कि हर बार इसका फैसला अलग अलग करना पड़ेगा। रिडक्शनिज्म और फाउंडेशनलिज्म, यानी हर बात को छोटी छोटी बातों में बांटना या कोई एक पक्का आधार ढूंढना, इसमें भी साफ है कि सर्कल के हर सदस्य ने ऐसा नहीं किया। खासकर सर्कल के बाएं हिस्से के लोग आखिर में इस सोच के खिलाफ ही खड़े हो गए थे। उनके लिए साइंस में इतनी शक्ति या सख्त नींव की जरूरत नहीं थी। अब जो सबसे बड़ी चुनौतियां बची हैं, वो है अनुभव आधारित थ्योरी की असली पहचान क्या है और विज्ञान की फॉर्मल भाषा की खास बात क्या है। आज भी इस पर बहस जारी है। इसका मतलब है कि वियना सर्कल की बातें अभी भी फिजूल नहीं हुई, बल्कि साइंस के फिलॉसफी में उनकी बातें आज भी अहम है। अब ये हार या जीत है, ये इस बात पर भी टिका है कि जब हम मेटाफिजिक्स को नकारते हैं तो असल में किसको नकार रहे हैं और फिलॉसफी में हमारी अपनी सकारात्मक सोच क्या है। इसमें भी देखा गया कि कुछ लोग बाद में पुराने किस्म की फिलॉसफी के और करीब आ गए, पर कुछ लोग शुरू की सख्त सोच पर टिके रहे। उनके लिए फिलॉसफी का मतलब था काम की बातें साफ तरीके से समझाना, चाहे वो मॉडल बनाकर हो या प्रैक्टिकल जरूरतों के हिसाब से। इन्हें ही दो तरह के एक्सप्लिकेशन मान सकते हैं, एक फॉर्मल जिसमें भाषा और लॉजिक के मॉडल बनाए जाते हैं, और एक अनौपचारिक जिसमें विज्ञान की थ्योरी को समझाने की कोशिश की जाती है कि कैसे कुछ बातें असल में हासिल हो सकती हैं। आखिर में इन सब के बीच सबसे अहम योगदान कार्नाप, न्यूराथ और फ्रैंक का रहा, क्योंकि इन्होंने वियना सर्कल की सोच को नई दिशा दी। इसलिए आज भी साइंस के फिलॉसफी में इनकी बातें सबसे ज्यादा प्रासंगिक मानी जाती हैं। आज भी वियना सर्कल की सोच और बहसें लोगों को नए तरीके से सोचने की प्रेरणा देती है। बहुत सारे रिसर्चर आज इसके पुराने विचारों को दोबारा देखकर न सिर्फ उनकी कमियों से सीख रहे हैं, बल्कि अपनी खुद की नई सोच भी बना रहे हैं। जैसे माइकल फ्राइडमैन ने कोशिश की है कि वियना सर्कल की कमजोरियों से एक नई किस्म की कांतियन फिलॉसफी बनाई जाए, जो आज के वक्त के हिसाब से भी फिट बैठे। वहीं रिचर्डसन ने ये सलाह दी है कि विज्ञान की फिलॉसफी को इतिहास से जोड़कर देखा जाए, ताकि असली दुनिया में इसके मायने और सीमाएं समझ में आए। एक और राय ये भी है कि कार्नाप की सोच को आज की दुनिया में नए दौर के विचारों के साथ जोड़ना चाहिए, जिससे कि समाज में फिर से वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जा सके। इसी के साथ वियना सर्कल के जो पुराने आइडिया हैं, वो आज भी नए और अलग अलग प्रोग्राम के लिए प्रेरणा का काम कर रहे हैं। कई बार ऐसे विचार जिन पर उस समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, आज की बहसों में फिर से जरूरी माने जा रहे हैं। ये भी साफ है कि वियना सर्कल के लोग ही नहीं, बल्कि इनके पहले और इनके साथ के दूसरे दार्शनिकों ने भी ऐसी सोचती थी, जो आज के विज्ञान और फिलॉसफी के लिए बहुत मायने रखती। आखिर में वियना सर्कल को अब फिर से एक ऐसे ग्रुप की तरह देखा जा रहा है जिसकी सोच में गहराई थी और जिसने साइंस की फिलॉसफी को आगे बढ़ाने में अहम रोल निभाया। भले ही उनके सभी आइडिया उस वक्त ना चले हों, लेकिन आज भी उनकी सोच से सीख लेकर लोग नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। वियना सर्कल का असली महत्व अब धीरे धीरे लोगों को फिर से समझ में आ रहा है, क्योंकि इनकी बातें आज के दौर में भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं।